नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल की मशहूर किताब एनिमल फार्म के बारे में। यह किताब जानवरों की एक दुनिया की कहानी है जहां वे इंसानों के खिलाफ बगावत कर देते हैं। एनिमल फार्म एक बहुत ही रोचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है। यह किताब हमें सत्ता, भ्रष्टाचार और क्रांति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ऑरवेल ने इस किताब में जानवरों के जरिए इंसानों की दुनिया को दिखाया है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे सत्ता का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इस अनोखी दुनिया में कदम रखते हैं और जानवरों की आंखों से इंसानों की दुनिया को देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मैनर फार्म नामक एक फार्म से, जो हरे भरे खेतों और सुंदर परिदृश्यों से घिरा हुआ है। यह फार्म एक समय में बहुत समृद्ध था, लेकिन अब यह एक उदास और निराशाजनक जगह बन गया है, जहां तरह तरह के जानवर रहते हैं। गाय, भेड़, मुर्गियां और घोड़े सभी एक साथ रहते हैं, लेकिन वे खुश नहीं हैं। यह फार्म मिस्टर जोन्स नामक एक क्रूर इंसान का है, जो हमेशा नशे में धुत रहता है और जानवरों की देखभाल नहीं करता। जो जानवरों के साथ बुरा बर्ताव करता है, वह उन्हें भूखा रखता है और उनके साथ मारपीट करता है, जिससे जानवर बहुत दुखी और असंतुष्ट हैं। एक दिन ओल्ड मेजर नामक एक बूढ़ा सुअर जानवरों को एक सपने के बारे में बताता है। वह उन्हें एक नई दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। वह उन्हें एक ऐसे समाज का सपना दिखाता है जहां इंसानों का कोई शासन नहीं होगा और जानवर आजाद होंगे। जानवर इस विचार से बहुत प्रभावित होते हैं और उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगती है। ओल्ड मेजर की बातें सुनकर जानवरों में जोश भर जाता है और वे मिस्टर जोन्स के खिलाफ बगावत करने की योजना बनाने लगते हैं। वे एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लेते हैं। इस बगावत में नेपोलियन और स्नोबॉल नामक दो सुअर अहम भूमिका निभाते हैं। वे जानवरों को संगठित करते हैं और उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं। आखिरकार जानवर अपनी बगावत में कामयाब हो जाते हैं और मिस्टर जोन्स को फार्म से भगा देते हैं। यह उनके लिए एक बड़ी जीत होती है और वे बहुत खुश होते हैं। अब यह फार्म उनका है, जहां वे अपनी मर्जी से रहेंगे और काम करेंगे। जानवरों के दिलों में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास जाग उठता है और वे एक बेहतर भविष्य की ओर देख रहे हैं। बगावत के बाद जानवर मिलकर एनिमलिज्म नामक एक नया समाज बनाने का फैसला करते हैं। वे एकजुट होकर एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां सभी जानवर समान हो और किसी भी प्रकार का शोषण न हो। इस नए समाज का उद्देश्य है कि सभी जानवर स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जी सकें। इस समाज की नींव 7 नियमों पर रखी जाती है, जिन्हें 7 कमांडमेंट्स कहा जाता है। ये नियम जानवरों के जीवन को दिशा देने के लिए बनाए गए हैं और इन्हें सभी जानवरों द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है। ये 7 नियम हैं। 1. जो 2 पैरों पर चलता है वह हमारा दुश्मन है। यह नियम उन मनुष्यों के खिलाफ है जिन्होंने जानवरों का शोषण किया और उन्हें गुलाम बनाया। 2. जो 4 पैरों पर चलता है या पंखों से उड़ता है वह हमारा दोस्त है। यह नियम जानवरों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए है। 3. कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। यह नियम जानवरों की प्राकृतिकता और सादगी को बनाए रखने के लिए है। 4. कोई भी जानवर बिस्तर पर नहीं सोएगा। यह नियम आलस्य और विलासिता से बचने के लिए है। 5. कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। यह नियम जानवरों को स्वस्थ और सतर्क रखने के लिए है। 6. कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर की हत्या नहीं करेगा। यह नियम जानवरों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए है। 7. सभी जानवर बराबर हैं। यह नियम जानवरों के बीच समानता और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए है। ये 7 नियम जानवरों के नए समाज की नींव बनते हैं। इन नियमों के माध्यम से जानवर एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां कोई भी जानवर किसी अन्य जानवर पर अत्याचार न कर सके। वे सभी मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इस सहयोग और सामूहिकता के माध्यम से वे अपने समाज को मजबूत और समृद्ध बनाना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका यह नया समाज हमेशा के लिए खुशहाल रहेगा। वे विश्वास करते हैं कि इन 7 नियमों का पालन करके वे एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां सभी जानवर स्वतंत्र, समान और खुशहाल जीवन जी सकें। शुरुआत में एनिमल फार्म में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जानवर मिलकर काम करते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन नामक सुअर सत्ता पर कब्जा करने लगता है। नेपोलियन एक चालाक और महत्वाकांक्षी सुअर है। वह धीरे धीरे दूसरे जानवरों को अपने कब्जे में कर लेता है।
और अपनी ताकत बढ़ाता जाता है। स्नोबॉल, जो एक ईमानदार और मेहनती स्वर है, फार्म के लिए कई योजनाएं बनाता है। वह एक पवन चक्की बनाना चाहता है जिससे जानवरों का काम आसान हो जाएगा, लेकिन नेपोलियन स्नोबॉल की योजनाओं का विरोध करता है। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके स्नोबॉल को फार्म से भगा देता है और खुद को फार्म का सर्वोच्च नेता घोषित कर देता है। सेक्शन 5 स्नोबॉल्स एक्साइल द सीड्स ऑफ टिरनी। स्नोबॉल का फार्म से निकाला जाना एनिमल फार्म के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना साबित होती है। स्नोबॉल एक बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता था जो जानवरों के हित में काम करना चाहता था। नेपोलियन स्नोबॉल को बदनाम करने के लिए झूठे प्रचार का सहारा लेता है। वह जानवरों को बताता है कि स्नोबॉल उनका दुश्मन है और वह फार्म को बर्बाद करना चाहता है। नेपोलियन के डर से कोई भी जानवर स्नोबॉल का साथ देने की हिम्मत नहीं करता। स्नोबॉल को अकेले ही फार्म छोड़कर भागना पड़ता है। स्नोबॉल के जाने के बाद नेपोलियन का फार्म पर पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। अब कोई भी उसकी ताकत को चुनौती देने वाला नहीं है। Section 6 The transformation of the pig's power corrupts. This section delves into the gradual yet alarming transformation of the pigs on the farm, highlighting how power can corrupt even the noblest of intentions. नेपोलियन के शासन में एनिमल फार्म धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले यह एक ऐसी जगह थी जहां सभी जानवर समान थे और एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते थे, लेकिन अब सत्ता के लालच में यह एक अलग ही रूप ले रहा है। जो सुअर कभी जानवरों की भलाई के लिए काम करने का वादा करते थे, अब वे खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और बाकी जानवरों को नीचा दिखाने लगते हैं। नेपोलियन और उसके करीबी सुअर अब इंसानों की तरह रहने लगते हैं। वे कपड़े पहनते हैं, बिस्तर पर सोते हैं और इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं। वे मिस्टर जोन्स के घर में रहते हैं, उसके बिस्तर पर सोते हैं और उसकी शराब पीते हैं। यह वही सुअर हैं जिन्होंने पहले शराब को बुरा बताया था, लेकिन अब वे खुद इसका सेवन कर रहे हैं। धीरे धीरे सेवन कमांडमेंट्स में भी बदलाव किए जाते हैं। ये नियम जो कभी सभी जानवरों की समानता की गारंटी देते थे, अब सुअरों के फायदे के लिए बदल दिए गए हैं। नेपोलियन जानवरों को यह यकीन दिला देता है कि नियमों में बदलाव उनके ही भले के लिए है। वह अपनी बातों से उन्हें भ्रमित करता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि यह सब उनके ही हित में है। जो जानवर नेपोलियन के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें क्रूरता से दंडित किया जाता है। उन्हें सजा दी जाती है ताकि बाकी जानवर डर में रहें और कोई भी विरोध करने की हिम्मत न करे। नेपोलियन के शासन में एनिमल फार्म एक क्रूर और दमनकारी जगह बन जाता है। यह अब वह जगह नहीं रही जहां जानवर स्वतंत्र और खुशहाल थे। अब यह एक ऐसी जगह है जहां डर और अत्याचार का राज्य है। Section 7 The Animals' Plight from Equality to Oppression. नेपोलियन के शासन में जानवरों की हालत बद से बदतर होती जाती है। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उन्हें खाने को बहुत कम मिलता है। जानवरों को अपनी राय रखने की इजाजत नहीं होती। जो भी नेपोलियन के खिलाफ बोलता है, उसे गायब कर दिया जाता है। नेपोलियन अपने निजी रक्षक दल के रूप में 9 कुत्तों का इस्तेमाल करता है। ये कुत्ते नेपोलियन के आदेश पर किसी को भी मारने के लिए तैयार रहते हैं। एनिमल फार्म में अब डर और दहशत का माहौल है। जानवरों को एहसास होता है कि वे जिस आजादी के लिए लड़े थे, वह उनसे छिन गई है। Section 8 Animal Farm and the Russian Revolution, a Historical Allegory. एनिमल फार्म रूसी क्रांति का एक रूपक है। इस क्रांति में रूस के लोगों ने जार के शासन को उखाड़ फेंका था और एक नया समाज बनाने का सपना देखा था। लेकिन रूसी क्रांति के बाद सत्ता पर जो लोग काबिज हुए, वे भी जार की तरह क्रूर और दमनकारी साबित हुए। एनिमल फार्म में नेपोलियन का किरदार स्टालिन का प्रतिनिधित्व करता है, जो रूसी क्रांति के बाद सत्ता में आया था। ओनर वेल अपनी इस किताब के जरिए यह दिखाना चाहते थे कि कैसे क्रांतियां अपने ही आदर्शों को भूलकर तानाशाही में बदल जाती है। Section 9 The Legacy of Animal Farm, a Timeless Warning. एनिमल फार्म एक कालजयी कृति है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी यह अपने समय में थी। यह किताब हमें बताती है कि सत्ता का लोभ कैसे इंसान को भ्रष्ट कर देता है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। एनिमल फार्म एक चेतावनी है
जो हमें बताती है कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है।